प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में आपका एक बार फिर से स्वागत। पिछले व्याख्यान में हमने जो नाटकों के विषय में हम जान रहे थे, नाटकों के विकास क्रम के बारे में जो हमारी चर्चा चल रही थी, उसमें हमने जयशंकर प्रसाद युग के बारे में और उसमें भी प्रसाद के नाटकों के बारे में हमने चर्चा की थी कि प्रसाद का किस तरह से योगदान रहा, प्रसाद ने किस तरह के नाटक लिखे। मुख्यतः आज हम उस युग के दो अन्य महत्वपूर्ण नाटककार, उनके नाटकों की कुछ विशेषताएं और तत्पश्चात जो इस युग के अन्य प्रकार के जो नाटक लिखे गए थे, विभिन्न प्रकार के जो नाटक लिखे गए थे, उन पर, उनके लेखकों और उनके नामों की चर्चा करेंगे। बहुत गहराई में तो हमें नहीं जाना है या बहुत विस्तार में हमें नहीं जाना है। तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लूँगा वो है हरिकृष्ण प्रेमी। यह एक प्रसाद युग के प्रमुख नाटककार थे और इन्होंने काफ़ी नाटकों की रचना की। उन नाटकों में यदि चर्चा की जाए तो स्वर्ण विहान जो 1930 में लिखा गया था, रक्षाबंधन जो 1934 में लिखा गया था, इसके अलावा पाताल विजय जो है नाटक 1936 में लिखा गया था, प्रतिशोध नामक नाटक 1937 में लिखा गया था, शिव साधना या शिवा साधना नामक जो नाटक है वो 1937 में ही लिखा गया था। इनमें से स्वर्ण विहान जो कि 1930 में लिखा गया था वह एक गीति नाटक था। ये पूरी गद्य नाटक नहीं था बल्कि यह एक गीति नाटक था। और इनके नाटकों में एक विशेषता खास तौर से जो हम देखते हैं वो है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बहुत अधिक जोर दिया। इसके अलावा इस युग में जो विशेषताएं रही है, चाहे वो गांधी के प्रभाव के कारण हो या उस समय के समाज के कारण हो, उन समस्याओं को भी आपने अपने इन नाटकों में उठाया। दूसरे जो लेखक आते हैं, नाटककार जो इस युग के आते हैं, वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। आपका भी इस युग के नाटकों में काफ़ी योगदान रहा है और आपने भी बहुत से नाटक इस युग में लिखे हैं। उनमें से जो अशोक है जो 1927 में लिखा गया, इसके बाद सन्यासी जो है वो 1929 में लिखा गया, मुक्ति का रहस्य 1932 में लिखा, राक्षस का मंदिर भी आपने 1932 में ही लिखा, राजयुवक नामक जो नाटक है वो भी 1934 में लिखा, और सिंदूर की होली भी 1934 में लिखा, और 1934 में ही आपने आधी रात नाम का नाटक लिखा। अब इन नाटकों में प्रमुखतः सन्यासी नाटक जो है वो राष्ट्रीयता और संस्कृति जो थी भारतीय, उसके प्रति गौरव का भाव लेकर के लिखा गया था। अर्थात राष्ट्रीयता और हमारी संस्कृति, इनके लिए गौरव भाव इस नाटक में उपस्थित रहा। फिर जो मुक्ति का रहस्य नाटक आपने लिखा, उसमें विधवा विवाह और नारी उद्धार पर अधिक जोर दिया। तो ये सामाजिक समस्या भी इन्होंने ली, और वो चूँकि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो उसको भी आपने अपने इन नाटकों के माध्यम से उठाया। इसके अलावा इनके नाटकों की जो खासियत रही है, उन खासियत का हम बहुत संक्षेप में एक जानकारी ले लेते हैं कि इनके नाटकों में जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से जुड़े हुए विषय लिए गए या उन परिस्थितियों को लेकर ही वो लिखे गए नाटक या उन परिस्थितियों से युक्त वो नाटक रहे हैं। और विशेष तौर पर समस्या मूलक नाटक रहे हैं, अर्थात उस समय की जो तात्कालिक विशेषताएं थी, समस्याएं थी, उन समस्याओं को आपने अपने नाटकों में निश्चित रूप से स्थान दिया है।
अब इन समस्याओं के साथ साथ इनके नाटकों में बौद्धिकता भी हमको उपलब्ध हो जाती है। ये नहीं है कि खाली भाव प्रधान नाटक हो, बल्कि इन नाटकों में बौद्धिकता, विचार हमको काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। इसके अलावा ऊपर जैसे मैंने नाटक का चर्चा की थी, सिंदूर की होली जो है उस नाटक का किया था, और एक नाटक मैंने किया था, चर्चा की थी मुक्ति का रहस्य, मैंने शायद आपको गलत बता दिया था पहले। सिंदूर की होली में विधवा विवाह का और बाल विवाह का, नारी उद्धार की चर्चा थी, और जो मुक्ति का रहस्य है उसमें जो पश्चिम का उन्मुक्त प्रेम है उस पर भारतीय जो दाम्पत्य जीवन था उसकी विजय दिखाई गया था। भारतीय दाम्पत्य जीवन पाश्चात्य उन्मुक्तता से श्रेष्ठ है, वो चीज़ मुक्ति के रहस्य नामक नाटक में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने बताई, और सिंदूर की होली में आपने विधवा विवाह एवं नारी उद्धार पर चर्चा की। और इसके अलावा विधवा विवाह भी आपने चर्चा की, उस समस्या को भी सामने रखा। नारी उद्धार का जो है वो मनोरम होने के साथ साथ बहुत ही मार्मिक चित्रण आपके कई उपन्यासों में मिल जाता है। इसके अलावा जब नारी शिक्षा की बात एक तरफ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक विरोध भी आपके नाटकों में मिलता है कई जगह, कि कहीं कहीं ये जो सह शिक्षा है, जहाँ स्त्री और पुरुष या लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ने की जो व्यवस्था पश्चिम में रही है, उस शिक्षा का विरोध करते हुए भी आप अपने नाटकों में दिखाई दे जाते हैं। फिर स्त्री और पुरुष के जो संबंध है, हालांकि पुराने समाज में तो हमारे सामाजिक तौर पे ये स्वीकार्य ही नहीं होते थे कि हम उनकी सार्वजनिक तौर पे चर्चा करें। हालांकि प्राचीन काल में ये उपस्थित थे संबंध, और लोग चर्चा भी करते थे, वो एक जागरूकता थी शिक्षा से, शिक्षा की जुड़ी। लेकिन बीच में चूंकि हमारा समाज पूरी तरह से अंधकार में चला गया था, ऐसा हमको बताया गया है, और उसका कारण हमारा गुलामी में रहना था, तो उसके पश्चात स्त्री और पुरुषों के जो आपसी संबंध हैं उनमें वो खुलापन नहीं रह गया था, और उस खुलेपन के लिए हमारे समाज में माहौल भी नहीं था, इसलिए उनका चित्रण करना एक साहसिक बात थी, और आपने इनका चित्रण किया। अब वो किस तरह से किया वो हमें उपन्यासों को पढ़ने पर पता लगेगा। इनके अधिकांश नाटक 3 अंकों में लिखे गए थे, और इसके साथ साथ इनके नाटकों पर, इनके शिल्प विधान पर अंग्रेजी नाटकों का काफ़ी प्रभाव रहा, और विशेष तौर पर इब्सन और शाह के नाटक जो थे उनका प्रभाव आपके नाटकों में हमको मिल जाता है। अब आते हैं इस युग के, या इस युग में जिसे हम प्रसाद युग के नाम से जानते हैं, अन्य प्रकार के कौन कौन से नाटक लिखे गए, या अन्य जो भेद हैं नाटकों के, उन भेदों में से किन किन भेदों पर नाटक इस युग में लिखे गए। तो उसमें हम कह सकते हैं कि 4 या 6 प्रकार के जो नाटकों के भेद थे उनमें ज़्यादा लिखा गया, और इसमें भी खास तौर से 4 प्रकार जो थे, जो 4 भेद थे, उस प्रकार के नाटक लिखे गए। जैसे पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, नाट्य रूपक, भाव नाट्य और हास्य व्यंग्य प्रधान नाट्य। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के नाटक लिखे गए, जिसमें हास्य प्रधान नाटक तो बहुत ही कम इस युग में, क्योंकि विषय की गंभीरता इस युग की प्रमुखता रही थी। तो अब हम इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि इन प्रकार जो मैंने भेद जो नाटकों के आपको बताए हैं, उनमें एक एक दो दो उदाहरण हम देखते हैं कि कौन से नाटक इस तरह के भेदों के अंतर्गत लिखे गए। सबसे पहले लेते हैं पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटकों में अंबिका दत्त त्रिपाठी का लिखा सीता स्वयंवर जो 1918 में लिखा गया था, और रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित सुभद्रा और जयंत नामक नाटक ये प्रमुख रूप से आते हैं। सुभद्रा नाटक 1924 में लिखा गया था, और जयंत नाटक जो है वो 1934 में लिखा गया था, जो कि रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा था। इसके साथ साथ सेठ गोविंद दास ने जो है, इन्होंने भी जो है नाटक लिखा,
का नाम था कर्तव्य, जो 1936 में लिखा गया था। और बेचन शर्मा उग्र जो है वो भी इस युग में नाटक लिखने लग गए थे, और आपने महात्मा ईसा पर एक नाटक लिखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौराणिक नाटक इस युग में काफ़ी लिखे गए, जिनमें सिर्फ भारतीय पौराणिक तथ्य ही नहीं थे, बल्कि पाश्चात्य से जो चीज़ें हमारे सामने आई प्राचीन, उनको भी हमारे यहाँ नाटकों का विषय बनाया गया। फिर है ऐतिहासिक नाटक, जो कि इस युग की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। प्रसाद ने भी और इस युग के अन्य नाटककारों ने भी हमारे प्राचीन इतिहास के तथ्यों को वर्तमान युग से जोड़ते हुए या तात्कालिक युग से जोड़ते हुए नाटकों को लिखा, ताकि हम अपने उस प्राचीन गौरव से परिचित हो जाएं और हमारे भीतर जो निराशाजनक स्थितियां आ गई थी हमारे साथ या हमारे सामने, और उससे हम निराश हो गए थे, उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए इस तरह के नाटक आपने लिखे थे। जैसे गणेश दत्त द्वारा लिखा गया महाराणा संग्राम सिंह, जो कि 1921 में लिखा गया था। इसके बाद बद्रीनाथ भट्ट द्वारा दुर्गावती नामक नाटक लिखा गया, जो कि 1925 में था। और फिर 1929 में चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उत्सर्ग नामक नाटक भी अपना महत्व रखता है। साथ साथ अमर सिंह राठौड़ भी आपने 1933 में लिखा। जगदीश चंद्र शास्त्री ने तक्षशिला नामक नाटक भी लिखा। तो इस तरह से इस युग के जो महत्वपूर्ण प्रसाद के अतिरिक्त जो नाटक लिखे गए थे, या ऊपर हमने जिन इतिहासकारों का वर्णन जिन दो नाटककारों का वर्णन किया, उनके अतिरिक्त जो लोगों ने लिखे या नाटककारों ने लिखे, उनका वर्णन हमने कर दिया है। फिर आते हैं तीसरा भेद नाटकों का, वो है सामाजिक नाटक, जो समाज की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हों, समाज की परिस्थितियों से जुड़े हो, समाज के क्रियाकलापों से जुड़े हुए हों। ऐसे नाटक भी इस युग में खूब लिखे गए, क्योंकि हमारा समाज इस समय पिछड़ा हुआ था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उससे मुक्ति की कोशिश कर रहा था। तो इस युग में ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित कृषक दुर्दशा जो नाटक था, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जो 1922 में था। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत जो हैं, जो कांग्रेस के नेता भी थे और भारत सरकार में मंत्री भी रहे बाद में, उनकी कंजूस की खोपड़ी नामक जो नाटक है, वो भी 1923 में लिखा गया। ये जहाँ तक नाम से पता लगता है कि ये एक हास्य व्यंग से भरपूर नाटक रहा होगा। फिर है जमुना दास मेहरा ने भी हिंदू कन्या नामक एक नाटक लिखा। देखिए, ये कन्या नारी समस्या पर, नारी उद्धार पर। कंजूस की खोपड़ी हमारी उस समय की आर्थिक स्थिति पर हो सकता है। और जो ईश्वर प्रसाद वर्मा द्वारा कृषक दुर्दशा, वो भारतीय किसानों की जो दुर्दशा उस समय थी, उस पर लिखा गया है। और इसके अलावा बेचन शर्मा उग्र का भी मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ ऐतिहासिक नाटक, अपने पौराणिक नाटकों के अंतर्गत। तो इस युग में इस तरह के नाटक भी आपने लिखे। बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया नाटक चुंबन 1937 इस युग की एक प्रमुख प्राप्ति हमारी रही है, प्रमुख उपलब्धि हमारी रही है। फिर आते हैं नाट्य रूपक पर। इसमें सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया ज्योत्सना नामक नाटक था, जो 1934 में लिखा गया। मैथिली शरण गुप्त ने भी अनग नामक नाटक जो 1928 में था, वो लिखा गया। और उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित नाटक जो कि विश्वामित्र नाम से था, 1938 में लिखा गया था। अब हम आते हैं एक और जो भेद रहा है भाव नाट्य, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भाव नाट्य में प्रमुखतः गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लिखित वरमाला और उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित विद्रोहिणी अम्बा नाम के नाटकों को हम ले सकते हैं। और इस युग में एक आध जो हास्य व्यंग्य के नाटक, जैसे एक तो हमने गोविंद वल्लभ पंत का भी कंजूस खोपड़ी वाला नाटक जो है वो देख लिया था, पढ़ लिया था।
हास्य व्यंग प्रधान नाटक भी लिखे गए, ऐसा नहीं कि लिखे नहीं गए हों, लेकिन कम लिखे गए थे। जीपी श्रीवास्तव द्वारा लिखित 2 नाटक इसमें महत्वपूर्ण हैं, दुमदार आदमी और दूसरा गड़बड़ झाला। इनमें गड़बड़ झाला 1919 में लिखा गया, अन्य की तारीख या सन मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं। तो आज के लिए हमारे इस नाटक का इतना ही हिस्सा हम लेंगे। अगले व्याख्यान में हम प्रसाद काल की जो प्रवृत्तिगत विशेषताएं रही है उनको देखेंगे और पुनरावर्तन कर लेंगे। यदि समय बचता है तो पूर्व में हमने प्रसाद युग या भारतेंदु युग के बारे में क्या क्या पढ़ा है वो संक्षेप में क्रम से हम देख लेंगे। इसी के साथ आज का ये हमारा जो व्याख्यान है, हमारी ये जो प्रसाद युग के अन्य नाटककार और इस युग में लिखे गए नाटकों के भेद या प्रकार, उन पर चर्चा की। और मुझे आशा है कि आप इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे और जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं उनका हल इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जब हमारे कॉलेज खुलेंगे तब आकर मुझसे आप पूछ सकते हैं, या आप पाठ्य पुस्तकों की सहायता लेकर के भी पूछ सकते हैं। और फिर भी यदि आपका समाधान नहीं होता है तो मेरे से आप व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।